शो में दोबारा खुश आमदेद। सेठ साहब, कुछ मकामी मामलात की तरफ आते हैं जो बजट के बाद से उलझे तो हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि समंदर की सतह के ऊपर अभी खामोशी है। तूफ़ान जो है वो ज़ेरे समंदर है। 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त थी वो अपनी जगह, और बजट के मामलात अपनी जगह, लेकिन लोकल बॉडी के ऊपर अब ले दे शुरू हो गई है और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल ने क्या कहा है, नून लीग को ताना क्या दिया, वो सुनते हैं। जहां तक बल्दियाती निज़ाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफजदा है, वहां वो खौफजदा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निज़ाम करो, बल्दियाती निज़ाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निज़ाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो जहां भी बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है, आइन में तरमीम करने से पहले आज पेश करें लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा। 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ, मॉडल निज़ाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। एहसन इकबाल साहब ने तो सीएम इस्लामाबाद का फार्मूला पेश किया था, लेकिन बिलावल चैलेंज दे रहे हैं 90 दिन के अंदर इस्लामाबाद में आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाएं। इसका जवाब साद रफ़ीक ख्वाजा साहब ने दिया है ना। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आपने वहाँ इलेक्शन करवाए थे वो क्या आप समझते हैं उस तरीके से हम भी यहाँ करा लें? हम नहीं कराना चाहते। अच्छा, अब वो क्या थे, पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन वहाँ कराए थे उसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हुई थी। एक तो ये कि वहाँ एमक्यूएम ने बॉयकॉट कर दिया। एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ था कि इन्होंने सारी कंस्टिट्यूंसीज़ जो हैं, जो इलाके हैं डिलिमिटेशन में, वहाँ तब्दीलियाँ की हैं अपने आप को सूट करने के लिए, और ये ज़्यादती है, तो इसलिए हम इसको बॉयकॉट करते हैं। जमात इस्लामी ने एलिगेशन ये लगाया था कि इन्होंने मैसिव रिगिंग की है, और पॉपुलैरिटी जमात इस्लामी की थी और पीपल्स पार्टी ने ख़ुसूसन कराची के अंदर बड़ी गड़बड़ की है और इस तरीके के साथ ये इलेक्शन जीते हैं। तो वो तो पहले दिन से कंट्रोवर्शियल है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि आपने वहाँ किया है, एक आपने रिगिंग की और बड़ी मैसिव अकॉर्डिंग टू ख्वाजा साहब। दूसरा ये कि आपने जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स थी वो चीफ मिनिस्टर साहब सिंध ने वो नहीं दी। वो अभी भी अपने इन थियरी तो है कि एट द लोएस्ट लेवल तक डिवोल्यूशन होगी, पैसे दिए जाएंगे, फैसले वो करेंगे, मगर अभी भी अपने हाथ में रखे हुए वो डिफेक्टो। तो वो कह रहे हैं कि ये तो कोई लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं है जिसमें आपने तो ना पैसा नीचे दिया है उनके हाथ में या पावर दी है। पावर अभी भी आपने आप हालांकि वो क्लॉज है जो कहता है कि आपने ये करना है, मगर वो कहते हैं आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अमल नहीं किया उसके ऊपर। तो एक तो ये। अच्छा, अब पंजाब में क्या सूरत है? पंजाब में ये है कि 2015 में इलेक्शन हुए, 2019 में होने थे तो वो नहीं हुए, तब्दीलियाँ शुरू हो गई कानून में। फिर 2020, 22, 23 में होने थे, फिर भी नहीं हुए। फिर भी वो कहने लगे ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है, और अभी भी कोई इम्कान नहीं है कि वो होंगे। और बिलावल भुट्टो का ये कहना कि आप डरते हैं। अच्छा, अब मैं समझता हूँ इसमें वज़न है। सीधी सी बात है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अभी मुस्लिम लीग उस पोजीशन में नहीं है कि वो ये लोकल बॉडी, फिर फ्री लोकल बॉडी इलेक्शन करवा ले, क्योंकि उसमें फिर ये हो सकता है कि कुछ पीटीआई को काफ़ी वोट मिल सकता है या इंडिपेंडेंट्स को मिल सकता है, और फिर आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, कभी इधर कभी उधर, कोई इसको खींच लिया, उसको खींच लिया, तो बदमज़गी हो जाएगी। तो उससे बेहतर यही है कि आप मौका ही ना दें कि तनकीद का, और मौका ही ना दें कि इल्ज़ाम लगे आपके ऊपर, आप इसको मुलतवी करते जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में तो जो बिलावल कह रहा है ना कि डरते हैं, नहीं करना चाहेंगे, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन उस तरह नहीं हो सकेंगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उधर नहीं, इसलिए कि उधर पीपल्स पार्टी बड़ी तकड़ी है ना, रूरल सिंध में भी और गवर्नमेंट में भी, लोकल गवर्नमेंट में भी। और पीपल्स पार्टी भी कभी कभी ऐसे काम करती है कि वो कहती देखी जाएगी, कर दो। जरदारी साहब जैसे कहते हैं ना, कर दो। तो वो अब पंजाब में शायद, क्योंकि पंजाब में इलाका भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं, और इस वक्त नून लीग की खास अच्छी स्टैंडिंग भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की तो फिर स्टैंडिंग है ना वहाँ, नून लीग की तो इस वक्त नहीं है यहाँ जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़र्क है। पीपल्स पार्टी तो जेन्युइनली वहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन जीती है, यहाँ बड़े सवाल हैं कि ये जेन्युइनली जीते हैं, ये नहीं जीते। इसलिए मेरा ख्याल है ये पोजीशन में नहीं है कि ये रिस्क लें।
ठीक, आप समझते हैं इस साल पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हो सकते? इलेक्शन कमीशन ने नहीं, 2025 में हो तो सकते हैं, करेंगे नहीं। करवाएंगे नहीं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद आप ऐसा ये पहले भी ऐसे ही होता रहा। जी, बार बार इलेक्शन कमीशन, और या फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी तो लोकल बॉडी होते थे जब भी हुए। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट भी जो आजकल आपको पता ही है जो हाल है। हो सकता है कोई पिटीशन चली जाए। हम तो सूबे बनने की बात सुन रहे थे, लेकिन यहाँ तो लोकल वो ये भी कह रहे हैं ना जी सूबे रहने दें, इलेक्शन करा लें। मगर मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन में तो बड़ा, लोकल बॉडी इलेक्शन में तो बड़ा खतरा है ना, प्रॉब्लम बन जाएगी। और फिर ये कि जी पैसे और पावर देनी पड़ेगी। वो तो पंजाब गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो बैठी हुई है वो तो नहीं चाहेगी, ये कभी भी नहीं वो पावर और पैसे नीचे देगी। ये खटाई में ही है मामला। जब आपने जिक्र पीटीआई का किया तो पीटीआई के चेयरमैन के साथ मुलाकात की कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ किसी शख्सियत को कहा जा रहा है। हाँ, वो बैरिस्टर सैफ के बारे में है जी। अच्छा, अब बात यह है कि बैरिस्टर सैफ ने तो ये नहीं कहा कि मुझे पैगाम आया है कि आप मुझे मिलने आए। अलबत्ता कोई मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी अडियाला से एक रिक्वेस्ट आई है कि बुशरा बीबी और इमरान मिलना चाहते हैं बैरिस्टर सैफ को। अब बैरिस्टर सैफ तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं जी। तो इससे सबसे पहली बात तो यह है कि वो क्यों मिलना चाहते हैं। वो बैरिस्टर जो उनके अपने बैरिस्टर साहब हैं उनको क्यों नहीं मिलते, और सलमान अकरम राजा को क्यों नहीं मिलते, अपनी बैरिस्टर अली जफर को क्यों नहीं बुला लेते, सलमान उधर नहीं, तो ये इनको बुलावा। बैरिस्टर सैफ क्यों? तो अब ये इसके ऊपर जो सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ये एक्चुअली बुशरा बीबी और इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की है, या ये सिर्फ इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। और अगर क्योंकि अब आगे प्रेशर पड़ रहा है अदालतों की तरफ से भी कि यार किसी को तो मिलने दो, कब तक रोक के बैठोगे, ठीक है ना, तो वो भी पिटिशन आ रही हैं और सुनाई भी दे रही है। और मैंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि आगे लगता है ऐसे है कि इमरान खान साहब को कि कोई ना कोई मिलने की, किसी को मिलने की इजाज़त हो जाएगी जी। तो ये कहा यह जा रहा है कि ये इट्स किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तो ये कि जी मुलाकात करवा दी जाए, दूसरा फिर अगर करवानी है तो बैरिस्टर साहब को भेज दिया जाए सेफ। और उसके साथ दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये ऐसे लगता है कि इमरान फिर बात करने के लिए तैयार है, दूसरा ये कि नहीं भी है तो बैरिस्टर साहब हो आएंगे और कुछ ना कुछ ये भी कह दिया जाएगा कि देखिए उन्होंने बुलाया था और वो सेहतमंद है, वो ठीक ठाक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये बनाई हुई गेम है जी, तो फिर तो ये है कि किसी इंडिपेंडेंट को मिलना नहीं दिया जाएगा खान साहब को। मतलब है ना सलमान राजा मिलेगा, ना हमशीरा मिल सकेंगे, कोई भी नहीं मिल सकेगा, ना सुहेल अफरीदी साहब मिल ताकि वो आके सकेंगे। बाहर ये कह सके कि सैफ को तो बुलाया ही नहीं था। या ये सिर्फ एक नई सी चाल चली है, सिर्फ देखने के लिए रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर ऐसी बात पक्की होती तो सैफ ने कहना था। तो सैफ तो ये नहीं कह रहा कि जी मुझे पैगाम आया है। पैगाम अगर इमरान ने देना है तो किसके ज़रिए देगा, कोई भी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये शायद एक चाल है कि मुलाकात भी करवा दी जाए और सांप भी और मर जाए, थोड़ा सा- लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर ये फार्मूला काबिल अमल भी हुआ, इस पे अमल भी हुआ तो एक तीर से दो शिकार किए जाएंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? एक और मामला जो छिड़ा है और जो काफ़ी नाजुक है, उस पर बयानबाजी भी हो रही है। उस बयानबाजी से हट के हम उसके सालसी की तरफ चलते हैं, उसके तनाज़े के हल की तरफ। तो वो है कश्मीर का मामला। मौलाना कश्मीर कमेटी के माजी में चेयरमैन रहे हैं। सो यू थिंक कि वो इस मामले में किरदार अदा कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कर पाएंगे। तो ये मौलाना की जो पेशकदमी है, ये मेरा ख्याल है कश्मीर की तरफ से किसी की सजेशन आई है या किसी और की सजेशन आई है कि आप कोई रोल अदा करें। अब मौलाना को मौका चाहिए कोई ना कोई रोल अदा करने का, तो उन्होंने सोचा कि मैं कह देता हूँ मैं तैयार हूँ। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च होनी है उसको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, और उन्होंने मुलतवी भी कर दी है कहने के ऊपर। तो लगता है ऐसे है कि लोग चाहेंगे कि मौलाना कोई जाएँ और कुछ रोल अदा करें, मगर मेरा ख्याल है हुकूमत को ये कह दिया गया है कि आप चुप करके बैठें, कोई नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो ऐसे हम हैंडल कर रहे हैं ऐसे ही होगा। बट आई थिंक ये मैसेज हैज़ गॉन थ्रू, इसलिए आई डोंट थिंक मौलाना कैन प्ले अ रोल। और 27 जुलाई के जो इंतखाबात हैं वो भी इस वजह से खटाई में पड़ सकते हैं अगर ये शोरिश कंटिन्यू रहती है। ऐसे ही तो है। ठीक, ओके। अब एक और मामला जिसे ममदानी इफ़ेक्ट करार दिया जा रहा है ग्लोबली, इसके ऊपर बड़े तबसरे सामने आ रहे हैं कि आपने जिक्र भी किया था पिछले हफ्ते कि ज़ोहरान ममदानी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए हैं और 3 नारों के ऊपर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। इसराइली इक़दामात की मजम्मत, नंबर 1 आइस का ख़ात्मा और अमीर पर टैक्स लगाने के जैसे इक़दामात की हिमायत। क्या समझते हैं आप? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका कभी कम्युनिस्ट नहीं होगा, इस जीत पर उन्होंने तबसरा किया। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं कम्युनिस्ट होता क्या। अब तो आजकल के इंटरनेशनल अरेना में कम्युनिस्ट तो कोई रहा ही नहीं। इवन चाइना वो कहते हैं कम्युनिस्ट है, बट इट्स एक्चुअली हाइब्रिड रेजिम, और सरमायादारी भी है वहाँ और सोशलिज्म भी है वहाँ।
और इसी तरह रूस इज़ नो लॉन्गर अ कम्युनिस्ट कंट्री, Right. वो भी वहाँ भी सोशलिज्म भी है और सरमायादारी भी है। और इसी तरीके के साथ अमेरिका में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये अपने आप को कहता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट से मुराद ये है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, स्पेशली रेंटल्स, क्योंकि रेंट्स बड़े हाई हैं न्यूयॉर्क में। और इसी तरीके से हेल्थ केयर, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल एजेंडा है। ये कम्युनिज्म का एजेंडा नहीं है, ये तो वेलफेयर स्टेट का एजेंडा है। और हमें सब पता है वेलफेयर स्टेट में और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क है। कम्युनिज्म तो पूरी एक आइडियोलॉजी है, वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्लाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसलिए ये हमें प्रोपागेंडा और कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट, बिकॉज तारीख़ है ना, अमेरिका की तारीख़ में ये कम्युनिज्म की बोगी जो है ना, ये 1950s के अंदर मैकार्थी एरा जिसे कहते हैं, कि जिसको भी उड़ाना था उसको कहते थे तुम कम्युनिस्ट हो, और उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो ये शुरू में 1950 की दिहाई के अंदर ये बहुत बड़ा इशू था कम्युनिस्ट का। और अब तो अमेरिका में कोई भी कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है तो कम्युनिस्ट कहाँ से होगा। तो इसलिए आई थिंक और कम्युनिज्म बैंड है, ऑफिशियली बैंड है कम्युनिज्म। तो ये सारा ड्रामा है। डोनाल्ड ट्रंप इसी को कम्युनिस्ट कहता था, इसी को व्हाइट हाउस में बुला के तारीफ़ें कर रहा था इसकी। याद है आपको जब ये बना था? जी बिल्कुल, साथ खड़ा करके। पहले कहता था मैं इसको बनने नहीं दूंगा, जब बन गया तो बुला के उसको बच्चे आ जाओ वो ठीक है बड़ा अच्छा काम कर रहा है तू, है तो थोड़ा खब्बा है तू, मगर कोई गल नहीं, कोई गल। तो बात यह है कि तकलीफ अब होनी शुरू हो गई है रिपब्लिकन्स को सबसे ज़्यादा, मगर अब डेमोक्रेट्स को तकलीफ उनके अंदर जो डिवाइड है वही देखे ना यार। ये तो अब डेमोक्रेट्स तो तुम्हें पता है प्रो इसराइल है। अब इसने सारा सबसे बड़ा एजेंडा ही है जो प्रो इसराइल का, एंटी इसराइल ले लिया है। ये तो बड़ी, अब हिलरी क्लिंटन, ओबामा, ये सारे, जो बाइडन, ये सारे प्रो इसराइल थे। इसने तो सारे अमेरिका को, आधे अमेरिका को ज़्यादा इसराइल के खिलाफ कर दिया इस बच्चे ने, क्योंकि बात सबके जहन में थी, इसने खड़े होकर बात कर दी, इलेक्शन जीत ली। और अब 3 कैंडिडेट्स में तीनों के एजेंडे के अंदर आइटम नंबर 1 के इसराइल ने जेनोसाइड की है। और वो उसको पता है कि इस वक्त की जो जनरेशन है वो सारे यंग लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि इसराइल ने ये किया। और अमेरिका और इसराइल के तल्लुकात में इसराइल जो अमेरिका को नाक से पकड़ के चलाता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें इसराइल की जंग नहीं लड़नी चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए हमारा क्या काम है मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ना है। इसराइल के ब्याह पे मरवा रहे हैं, और यही पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं जंगी हथियारों के ऊपर, ये पैसे सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो सकते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर हो सकते हैं। तो ये बड़े जेन्युइन डिमांड्स हैं। बाय द वे इस किस्म के इश्यूज अब यूरोप में भी खड़े होने शुरू हो गए। और सो आई थिंक मतलब ये कीथ स्टार्मर क्यों फारग हुआ है, क्योंकि कीथ स्टार्मर ने क्या किया, वो जो सारा एजेंडा उसका था कि सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च करना है, उसने लेबर पार्टी है ना, वो उसने कहा जी अब डिफेंस पे करना पड़ेगा, रूस के खिलाफ यूक्रेन की हेल्प करनी है हमने, और नेटो ख़त्म हो गया, हमने अब पैसे चाहिए हमें। तो वहाँ भी तो यही हुआ है ना, यूके में भी, यूरोप में भी यही होगा। जैसे ही वो जंग की तैयारियाँ करते हैं और सोशल सेक्टर उनका कमज़ोर होता है, तो ग्रीन्स और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो तकड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये कीथ स्टार्मर के साथ भी यही हुआ है। यहाँ भी इसी किस्म के मसले अमेरिका में बनने जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है आयशा कि अगली जो इलेक्शन होगी, अगली इलेक्शन जो प्लेटफॉर्म होगा, वो ये जो 3 आइटम्स आपने इकट्ठे किए ना, ये तीनों आइटम्स अगले इलेक्शन जब भी होगा डोनाल्ड ट्रंप के बाद, उसके अंदर ये तीनों इलेक्शन आइटम्स बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी असेसमेंट है, फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन आप समझ लें, वो ये है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, तरीके से अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। ज़माना हिलरी क्लिंटन्स का, ओबामास का और बाइडन्स का, ये ज़माना ख़त्म हो गया है। अब नई पौध है, वो नई पौध से लोग निकलेंगे और वो आके इसको कन्फ्रंट करेंगे। इधर आप देखिए जेडी वैंस को ऑलरेडी बात समझ आनी शुरू हो गई, इसीलिए उसने अपने आप को थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प और रूबियो का जो एजेंडा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगली इलेक्शन डेमोक्रेट्स ज़रूर जीतेंगे, मगर डेमोक्रेट्स के जो सिलेक्शंस होंगी ऑफ कैंडिडेट्स, उससे अब देखिएगा वो पुराने ज़माने वाले कैंडिडेट्स नहीं होंगे, अब नए लोग निकलेंगे एंड दे विल टेक द डेमोक्रेटिक पार्टी टू द स्लाइटली टू द लेफ्ट। हंटर बाइडन जो बाइडन के साहबजादे हैं, उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी है। देख लीजिए, अब वो ये शख्स है जिसके बारे में सारे उसके पीछे पड़े हुए थे, और वो अब आ गया, खुल के आ गया, उसको भी समझ आ गई है कि मेरे वालिद साहब की पॉलिसीज़ गलत थी और हम पीछे रह गए, ये दुनिया तो बदल गई है। अच्छा सेठ साहब, ये जो प्राइमरी इंतखाबात हैं, आप समझते हैं कि स्विंग स्टेट्स या जो मॉडरेट स्टेट्स हैं वहाँ ये कामयाबियाँ जनरल इलेक्शंस में भी सामने आएंगी? इस देखिए, वहाँ बहुत से स्टेट्स अभी भी बड़ी कंजर्वेटिव हैं जी। न्यूयॉर्क तो बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है ना, तो इसका ये नहीं मतलब कि बिल्कुल यही स्वीप हो जाएगी इन द रेस्ट ऑफ अमेरिका, ऐसे नहीं होगा, मगर शिफ्ट होनी शुरू होगी, इश्यूज बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा। एंड आई थिंक
अगली इलेक्शन तक और भी क्लैरिटी आ जाएगी इन इश्यूज़ के अंदर। अच्छा सेठी साहब, इसमें इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स ये सोच रहे हैं वाकई कि जो हक बीबी स्ट्रेटजी है ये बहुत हलाकत केस कैटास्ट्रोफिक साबित हुई है कैंडिडेट्स के लिए जो उसको फेवर कर रहे थे, प्रो इज़राइल थे। बट हमने ये देखा कि अगर वहाँ इज़राइल की मुखालिफत या इज़राइल के ऊपर शक का इजहार कोई खुलेआम करता है तो चार्ली कर्क जैसा अंजाम होता है प्रोग्रेसिव्स का या जो यंग जनरेशन है। आप इनका ज़ोहरान ममदानी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए ये बहुत अहम सवाल है, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ोहरानी ने हिला दिया है अमेरिकन पॉलिटिक्स को। अभी ऐसे लगता है कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क तक है, मगर ऐसे नहीं है, इसका बहुत दूर दराज तक इसका असर है। और मेरा ख्याल है ये थ्रेट जो है डेमोक्रेट्स को एहसास होना शुरू हो गया है, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इज़राइल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और अगर चार्ली कर्क जैसा शख्स जो कि सपोर्टर था उनका, मागा का बहुत बड़ा, उसको वो असैसिनेट हो गया है, और अब टकर कार्लसन जैसे लोग जो हैं बड़े खुल के तायब हो गए हैं वो अपने नजरियात से आ गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर द पॉलिटिक्स ऑफ असैसिनेशन जो है वो अब फिर उभरेगी। मुझे फ़िक्र है इस बात का, बिकॉज देखिए ये बहुत हाई स्टेक्स है यहाँ, बहुत हाई स्टेक्स। अमेरिका के अंदर बड़ी हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुई हैं, बहुत हुई हैं, और इसलिए आई एम वेरी वरीड, आई एम वेरी कंसर्न्ड कि अल्लाह रहम करे। बिकॉज जब आप पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, उनके पाँव के ऊपर स्टेप करते हैं तो रिएक्शन होता है। इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे फ़िक्र है। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आई एम अफ्रेड।